नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे सीडीपी टेस्ट सीरीज के अगले वीडियो में। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज 1200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस सीडीपी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम दामों पर यह पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पीडीएफ में आपको 1200 प्रश्नों का संकलन मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा इन 1200 प्रश्नों का आंसर की। इसी पीडीएफ में आपको इसका आंसर की भी मिलेगा। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? ऑप्शन है अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? ऑप्शन है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन दो है नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन तीन है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। ऑप्शन चार है दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता सुधार के लिए कार्य करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। यह है इसका सही उत्तर ऑप्शन एक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, यहां पर बोल रहा है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। यहां पर ज्ञान प्राप्त करना आंतरिक यहां पर ज्ञान प्राप्त करना आंतरिक अभिप्रेरणा है, जबकि दंड जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा है। उसी प्रकार शतरंज सीखना प्रतियोगिता जीतने के लिए और साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य सीखना या नृत्य में भाग लेना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। इसलिए हमारे ऑप्शन एक, तीन और चार इसके लिए गलत उत्तर है, क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा अर्जन भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण अवस्था होता है। प्रश्न 205 है, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। प्रागैतिकी के अनुसार यह वाक्य उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। प्रश्न 206 है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, बहुभाषिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता पर बल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न 207, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणितीय गणना करने से संबंधित एक अक्षमता है। वही डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन से संबंधित अक्षमता है, और डिसलेक्सिया जो है वो पठन से संबंधित अक्षमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा
निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन है प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रट कर याद करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, पूछताछ आधारित शिक्षा। हमारे प्रश्न संरचनात्मक उपागम के लिए सही उत्तर हो जाएगा पूछताछ आधारित शिक्षा, ऑप्शन दो। प्रश्न 209 है, अभिकथन ए, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण है, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया प्रदर्शित करती हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, ए और आर दोनों गलत है। यहां पर देखिए अभी कथन बोल रहा है कि शिक्षकों की किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो नहीं, शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी की जो भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। कारण दिया है ये गलत है क्योंकि भ्रांतियां गलत नहीं होती है, ना ही ये तर्कहीन चिंतन को प्रदर्शित करती है। जबकि जो बच्चे को जो भ्रांतियां होती है उनके सोचने के तरीके को प्रदर्शित करती है। तो हमें उनकी भ्रांतियों से पता चलता है कि बच्चा जो है कैसा सोच रहा है और उनके सोचने की प्रक्रिया में कहाँ पर गलती हो रहा है। इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी भ्रांतियां, तो हमें इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न 210। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है शीर्षगामी सेफेलोकॉर्डल, समीप दूरभिमुखी प्रॉक्सिमोडिस्टल, परिवर्तनीयता, साम्य धारणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, समीप दूराभिमुखी प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब बच्चा का शरीर केंद्रीय भाग से परिधीय भाग की ओर विकास करता है तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। वही जब बच्चा का शरीर शीर्ष से पैर की ओर विकास करता है इसको बोलते हैं शीर्षगामी सिफेलोकॉर्डल वृद्धि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन है पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 212 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? ऑप्शन है मौखिक व लिखित, भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों और इच्छाओं की समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। प्रश्न 213 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? ऑप्शन है कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, सामग्री को लेकर कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन चार है विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह जो ऑप्शन पूछ रहा है कि समावेशन में बाधक है तो ये ऑप्शन दो जो है वो समावेशन में बाधक होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? यहाँ पर लिखने से संबंधित अक्षमता के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है वो
लेखन से संबंधित अक्षमता है। वही डिस्कोलिया जो है वो गणना से संबंधित अक्षमता है, और डिसलेक्सिया जो है वो पठन से संबंधित अक्षमता है, और डिस्प्लेक्सिया जो है वो गत्यात्मक गति चालन से संबंधित अक्षमता है। प्रश्न 215 है, एक संप्रत्या को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्या से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन है एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्य रूप, एक अपवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, एक आद्य रूप। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। यस, देना चाहिए। तो ये अभिकथन हो गया सही। चलिए देखते हैं तर्क। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। ये तर्क हो गया गलत। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पर आर गलत है, इसलिए ऑप्शन हो गया गलत। ए और आर दोनों सही है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारा आर जो है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ए और आर दोनों गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 और उससे अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष को बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था। प्रश्न 218 है, आपसा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बच्चा जो है वो अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, एक संसाधन के रूप में। शिक्षक को हमारे कक्षा में जो बहुभाषी परिस्थिति होता है उसको संसाधन के रूप में लेना चाहिए। प्रश्न 220 है, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा विषयों से उचित छूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, उच्च क्रम चिंतन कौशल। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण ये चिंतन कौशल के उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 222 में अभिकथन ए है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को अधिगम में उनसे जो अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। तो जी हाँ, शिक्षार्थियों से शिक्षक को ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जो उनके हम जो सिखाना चाह रहे हैं और वो जो पहले से जो जानता है उनके बीच में वो क्या करे, संबंध जोड़े। कारण आर दिया है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो ये जो तर्क दिया है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि पूर्व ज्ञान अवधारणाओं के अधिगम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है क्या? पूर्व ज्ञान। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो हमारा अभिकथन ए सही है और तर्क आर गलत है। तो जिसमें अभिकथन ए सही और तर्क आर गलत होगा वही ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन में दोनों सही बोल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में भी दोनों सही बोल रहे हैं, ये दोनों हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। और यहाँ पर दोनों गलत है बोल रहा है, इसलिए भी ये भी गलत हो जाएगा।
तो प्रश्न 222 का सही उत्तर है ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। इसमें बच्चों को विवेचना करने को मिलेगा, विश्लेषण करने के लिए मिलेगा इस प्रश्न में। जबकि यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिए गए हैं इनमें बच्चा रट्टा मार के या बार बार दोहरा के उसको याद कर सकता है, जिसमें उनको अपने दिमाग के विश्लेषण क्षमता का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। प्रश्न 224 है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन प्याजों द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ऑप्शन है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 225 है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अधिगम रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक यानी कि स्टार विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, वही आपके दोस्त यार जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ खरीदना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम दामों पर यह पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पीडीएफ में कुल 1200 एमसीक्यू प्रश्न जो आपके शिक्षक भर्ती तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपकी शिक्षक भर्ती तैयारी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको खरीदने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो के संबंध में आपको कोई सुझाव है, डाउट्स है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।